बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ये कहना पड़ेगा, आज मानना पड़ेगा, नवाज शरीफ के लिए कहना पड़ेगा कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। आज 2.5 साल बाद ये हकीकत खुलकर सामने आ गई है कि सी पैक का अमलन वजूद जो है वो खत्म हो चुका है। सिर्फ वो निशानियां हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं जिन पर काम जारी है। नवाज शरीफ जब इस मुल्क में सी पैक लाए थे तो मुल्क में तरक्की की शरह बुलंद हो गई थी, बेरोजगारी में कमी हुई, क्योंकि सी पैक आने से बहुत से प्रोजेक्ट बने, बहुत से प्रोजेक्ट लगाए गए तो रोजगार के मौके पैदा हुए। जीडीपी बढ़कर 5.6% तक पहुंच गया। पेट्रोल 62 रुपए फी लीटर, बिजली 8 रुपए फी यूनिट और बिजली की पैदावार में 12,000 मेगावाट का इजाफा किया। लोड शेडिंग खत्म की गई और पूरे मुल्क में 18,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया। आज पूरा नक्शा ही बदल चुका है। आज हमारा ग्रोथ रेट 0 के आसपास घूम रहा है, 0.4%। मौरख लिखेगा कि एक सियासी जमात जो कि 126 दिन का धरना देकर आई थी, उन्होंने कौम को तब्दीली का ख्वाब दिखाया था। ख्वाब तो ये दिखाए थे कि जब आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान, लेकिन कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर इस जमात ने जो कौम को तोहफे दिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। हमें तो बताया गया था खास इक़्तिदार में आएंगे तो लुटेरों को पकड़ेंगे, लूटी हुई दौलत निकालेंगे और पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान बर्बाद इसलिए है कि पाकिस्तान को बहुत से लोग लूट कर खा गए। साबिक हुक्मरान लूट कर खा गए, नवाज शरीफ लूट कर खा गया, जरदारी लूट कर खा गया और शरीफ खानदान और भट्टो खानदान ने कौम इस मुल्क को लूट कर पता नहीं क्या कुछ बना लिया है और बड़े लोगों के नाम लिए गए। और जितने खास सब का एंटी ग्रुप है, जो जमातें शामिल है, सबको लुटेरा, चोर, डाकू, करप्ट कहा गया। कौम से यह वादा किया गया कि इनसे हम पैसे बरामद कराएंगे और मुल्क खुशहाल हो जाएगा। तो ख्वाब ये भी दिखाए गए थे कि जब लूटी हुई दौलत बरामद हो जाएगी और लूटी हुई दौलत को तरफ रखें। बाहर बहुत पाकिस्तानी बैठे जिनकी जेब में बड़े पैसे हैं, वो तैयार बैठे कि जनाब कोई ईमानदार बंदा पाकिस्तान में आए तो हम अपना पैसा लेके पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान तरक्की करे। लेकिन वो जितने ख्वाब दिखाए थे वो सारे ख्वाब अधूरे रह गए। कश्मीर गया, सी पैक बंद हुआ, मईशत तबाह हो गई, चीन हमसे नाराज, अमेरिका की हमसे दोस्ती नहीं रही, सऊदी अरब हमसे नाराज, यूएई हमसे खुश नहीं, हमसायों से हमारी बनती नहीं, कर्जों में इजाफे पे इजाफा चल रहा है, तरक्याती काम अरसे से रुके हुए हैं, जो सड़कें बन गई, जो टूट रही है वो टूटती जा रही है, महंगाई अपने अरूज पर है। इस खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई अगर किसी मुल्क में है तो वो मुल्क खुदादाद मेरे मुल्क पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफा हो चुका है। पूरे मुल्क में कोरोना फैला हुआ है, लेकिन अवाम को लगाने के लिए वैक्सीन नहीं है। अभी तक हम अपने अवाम को वैक्सीन नहीं लगा सके। अभी तक हम 60 साल से ऊपर उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का एक प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमने वैक्सीन खरीदी नहीं कि आम आदमी को लगा सके। भारत में कई कितना बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब आबादी का मुल्क, और वो आधी आबादी को वैक्सीन लगा चुके हैं। अब मईशत का सर कुचल दिया गया। यानी इतना कुछ करने के बाद भी खास अब अभी सिर्फ इक़्तिदार में आए और कोई 30 महीने हुए हैं और इन 3 महीनों में क्या कुछ हो गया और अगले 2.5 साल में 3 साल में क्या होगा वो कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो जो कहते थे ना कि नवाज शरीफ मुल्क खा गया, खजाना लूट कर ले गया, उनसे पूछना चाहिए, उनसे सवाल तो पूछना बनता है कि मुल्क की तरक्की कौन खा गया, सी पैक कौन हड़प कर रहा है, कश्मीर कौन डिकार गया है, कर्जों पर कर्ज लेकर कौन अपना पेट भर रहा है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट बैंक IMF को किसने सौंप दिया। तो चीन ने पाकिस्तान में जो $100 अरब की इन्वेस्टमेंट करना थी उसे नवाज शरीफ की दुश्मनी की भेंट चढ़ा दिया गया। तो चीन सी पैक की सरमायाकारी ईरान ले जा चुका है। 25 साल का चीन और ईरान में माहिदा हुआ है। $400 अरब की सरमायाकारी ईरान को खित्ते में यकीनी तौर पर एक ताकतवर मुल्क बना देगी। तो ईरान भी हमारा बरादर मुल्क है, हम उसकी तरक्की से जेलस नहीं है, लेकिन ईरान ही शायद वो मुल्क भी है जिसके फैसलों पर कोई बैरूनी ताकत असरअंदाज नहीं हो सकती और किसी के कहने पर ना वो सी पैक के हवाले से फैसले बदलेगा ना चीन को दलील करेगा। लेकिन चीन हमारा दोस्त है और चीन ने सबसे पहले मौका हमें दिया, और पाकिस्तान और चीन ने जो सी पैक के हवाले से मुआहिदा किया वो हमारी किस्मत बदल सकता था। ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट था, लेकिन आज 3-4 साल बाद सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। सरमायाकारी कहीं और जा चुकी है और सी पैक के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। अब सवालिया निशान तो बहुत अरसे से लगा हुआ था,
अब तो कहना पड़ेगा कि सी पैक का अमलन कोई वजूद नहीं है। बेशक अथॉरिटी मौजूद है, उसके चेयरमैन भी हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो तो चीन अब ईरान के ले गया है। और अब ईरान बाकी मुल्कों के लिए, जो खित्ते के दूसरे मुल्क जो हमसे डर रहे थे कि कहीं हम ग्वादर को तरक्की देकर उनका टूरिज्म न छीन ले, अब ईरान वो पूरे का पूरा जो है वो प्रोजेक्ट उसकी तरफ कन्वर्ट हो गया। तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि खान साहब ने कोई और काम किया या नहीं किया, मगर जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे या इश्यूज थे वो जरूर सॉर्ट आउट कर दिए हैं। भारत से कश्मीर का मसला सेटल हो चुका है। अब भारत जाने, कश्मीर जाने और हम बैठ के टाटा बाय बाय कर रहे हैं। IMF के साथ पाकिस्तान की तकदीर को अटैच करके IMF के तहफ़्फ़ुज़ात तो दूर कर दिए। अब कोई हुकूमत स्टेट बैंक से कर्जे नहीं ले सकेगी, और जो भी हुकूमत में आएगा वो बैरूनी कर्जों से हुकूमत चलाएगा और बाहर से कर्जे लेता जाएगा और स्टेट बैंक को या बाकी लोगों को देता जाएगा। तो खास साहब जो कहते थे कि IMF के मुंह पे 200 अरब डॉलर मारूंगा, तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो 200 अरब डॉलर तो नहीं मार सके, तो उन्होंने पूरा स्टेट बैंक उठा के IMF को दे मारा है कि यार लो बढ़ो ऐश करो। तो बड़े बड़े काम तो खास साहब ने कर दिए। बज़ाहिर सी पैक हमारी कागजों में तो मजबूत हाथों में था। जनरल आसिफ सलीम बाजवा बड़ी नामी गिरामी शख्सियत है, वो सी पैक को हेड कर रहे थे। तो अब भी हम यही समझते हैं कि सी पैक बड़े मजबूत हाथों में है, लेकिन ईरान चीन के साथ जो प्रोजेक्ट बना है उसने बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान लगा दिए। तो साबिक वज़ीर आज़म यानी इस मुल्क में एक वज़ीर आज़म रहे हैं शाहिद खान अब्बासी, जो बड़े शरीफ उल नस्ल और बड़े ही डाउन टू अर्थ किस्म के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। जब वो ये कहते हैं कि सी पैक तो बंद है, अब सी पैक के चेयरमैन को किसी लंगर खाने का चेयरमैन लगा दे, तो ये बड़ा शॉकिंग है। ये बयान बहुत से हकायक की तरफ इशारा कर रहा है। उन्होंने इशारों कुरायों में हकीकत खोल के रख दी है। तो कहने वाले तो ये कहते हैं कि कश्मीर इंडिया के हवाले, स्टेट बैंक IMF के हवाले और सी पैक ईरान के हवाले। अब पीछे सिर्फ एटमी प्रोग्राम ही रह गया। अब भी अगर आंखें नहीं खुली, होश नहीं आ रहा, तो फिर अफसोस के सिवा कुछ नहीं किया जा सकेगा। इससे ज्यादा बदकिस्मती और बेबसी और क्या हो सकती है कि खान साहब को इक़्तिदार में लाने का तजर्बा करने वाले अभी तक इस बात के मुंतजर है कि थोड़ी तबाही और हो जाए, किसी को अब अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मसला पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की सालमियत का है और पाकिस्तान के हवाले से होने वाले फैसलों के हवाले से है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ना हमारी सिमत दुरुस्त है, ना पॉलिसियां दुरुस्त हैं। हारजा महाज पर हम बुरी तरह नाकाम हैं और चाइना हमारा इंतजार करके बिलाखिर $400 बिलियन की सरमायाकारी अब ईरान ले गया है और हमें अभी तक होश नहीं आ रहा। अभी तक हम अपनी अंदरूनी झगड़ों में लगे हुए हैं, हमारा हशर नशर हो गया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलहदगी के 50 साल मुकम्मल होने के बाद जो मीडिया को इश्तहार जारी किया अपनी सालगिरह वाले दिन, अगर उसी को देख ले तो जो उसने पाकिस्तान और बांग्लादेश का कंपैरिजन जारी किया है, उसको देखकर तो शर्म से डूब जाने को जी चाहता है। इस वक्त बांग्लादेश की पर कैपिटा आमदन $2064, हमारी $1130 है। इतना बड़ा पाकिस्तान और $1130 फीकस आमदनी। ग्रोथ रेट बांग्लादेश का 5.2% और हमारा 0.4%। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त $20.8 बिलियन, बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व $42 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो सेहत की सहूलियात में भी बांग्लादेश हमसे इस कदर आगे निकल चुका है कि बांग्लादेश में औसत उम्र 72 साल, जबकि पाकिस्तानियों की औसत उम्र 60 साल है। तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जब इक़्तिदार से बाहर निकाला गया था तो उसी वक्त यह बात खुलकर सामने आ गई थी कि असल मामला कुछ और है, असल निशाना सी पैक है। नवाज शरीफ को सी पैक यानी खित्ते में गेम चेंजर प्रोजेक्ट लाने की सजा दी जा रही थी। सी पैक बैक वक्त 3 बड़े मुल्कों की नजर में खटक रहा था। अमेरिका, भारत और UAE तीनों ही सी पैक के खिलाफ थे, सबका अपना अपना इंटरेस्ट था। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सी पैक को तबाह करने के लिए बाकायदा अपने ऑफिस में एक डेस्क बना रखा था और उसने बलूचिस्तान में बड़े अरसे तक दहशतगर्दी का बाजार इसलिए गर्म रखा कि सी पैक आगे न बढ़ सके। और दहशतगर्दी की जंग में हमने सैकड़ों जाने जो है वो अल्लाह के सुपुर्द कर दी, बहुत से लोग शहीद हो गए। तो जो काम हमारे दुश्मन मुल्क मिलकर ना कर सके वो नवाज शरीफ को हटाने से हो गया। हकीकत यह है
जो तस्लीम कर लेनी चाहिए कि असल मसला नवाज शरीफ और उसकी जमात मुस्लिम लीग नून है। ना करप्शन बड़ा मसला है, ना जमहूरियत बड़ा मसला है, ना मईशत, बेरोजगारी या महंगाई बड़े मसाइल है। कल भी सारा जोर इस बात पर था कि किस तरह नवाज शरीफ को इक़्तिदार और सियासत से बाहर निकाला जाए, चाहे उसके लिए कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना अदा करना पड़े। और वक्त ने यह साबित किया कि नवाज शरीफ को निकालने की एक भारी कीमत अदा की गई है। इसके बावजूद नवाज शरीफ और उनकी जमात को गैर मकबूल नहीं किया जा सका। तो आज भी वही खेल खेला जा रहा है। कल लंदन प्लान बनाया गया था और लंदन प्लान बनाकर नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराया गया। आज दुबई प्लान बना है और दुबई प्लान बनाकर उन्हें अगले इंतखाबात से आउट करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। और कहने वाले ये कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी की सियासत में वापसी और सेनेट में उनका अपोजिशन लीडर बनना उसी प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत पीपल्स पार्टी को पंजाब में फिर से जिंदा किया जाएगा ताकि मुस्लिम लीग नून का पंजाब में जोर तोड़ा जा सके। तो खास साहब और उनको लाने वालों ने पूरा जोर लगाकर देख लिया है, तमाम हरबे, हीले, बहाने सब करके देख लिया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ज्यादा पॉपुलर जमात बनती जा रही है। और अब ये ड्राइंग रूम वाली पार्टी नहीं बल्कि मैदान में अमली तौर पर नजर आती है। और उसकी बड़ी वजह मरियम नवाज है, जो कि एक दिलेर, निडर और मकबूल लीडर बनकर उभरी हैं। लेकिन इस हकीकत का भी एतराफ कर लेना चाहिए कि वो सियासत की चालबाजियों से वाकिफ नहीं है, ना ही उन्हें निकाब के पीछे चेहरों की असलियत जानने का कोई एक्सपीरियंस है। इसलिए तो जो घाक किस्म के सियासतदान थे, जो तजर्बाकार खिलाड़ी थे, वो नैब के पिंजरे में कैद कर दिए गए। शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसफ जो सियासत में चलने वाली चालों से अच्छी तरह वाकिफ है, एक अरसा उन्होंने सियासत के मैदान में गुजारा है। और नवाज शरीफ जो बवजह मजबूरी मुल्क से बाहर है, लेकिन जो मद्दे मुकाबल चीजें हैं, जो मद्दे मुकाबल लोग हैं, वो बड़े ताकतवर है, जो ताकत आजमा कर देख चुके हैं और कुछ भी नहीं कर सके। लेकिन उन्हें सियासतदानों की शक्ल में एक ऐसी टीम मुयस्सर आ गई है जिसने लगता यूं है कि पीडीएम को यानी अपोजिशन को मामू बना दिया। पीडीएम मरियम नवाज की नैब के सामने पेशी मुलतवी होने को कामयाबी समझती रही, जबकि हकीकत यह है कि पीडीएम को 26 मार्च के रोज यानी आज एक पावर शो करने का मौका मिला था। वो मौका उनसे बाकायदा छीन लिया गया है। मरियम नवाज की पेशी मुलतवी होने के बावजूद अगर पीडीएम इस इवेंट को जलसे में तब्दील कर देती और इस इवेंट को कैश करा देती तो हालात बहुत मुख्तलिफ होते। तो अगर कोई ये समझता है कि नैब डर गया या नैब ने किसी डर की वजह से मरियम नवाज की नैब के सामने पेशी मुलतवी की है, तो वो सियासी तौर पर अभी इस मैदान में नाबालिग है। जिस किसी ने भी मरियम नवाज की पेशी मुलतवी की या कराई, वो सियासी बिसात का खिलाड़ी है। मुस्लिम लीग नून के पास लाहौरियों को बाहर निकालने का एक अच्छा मौका था और ये इतलात हुकूमत की जानिब से आ रही थी कि मुस्लिम लीग नून इस बार ज्यादा तादाद में लोगों को बाहर निकाल सकती है। उनके लोग पूरी तरह तैयार है कि अचानक सब कुछ खत्म हो गया। पेशी मुलतवी होने पर रैली मुलतवी कर दी गई। तो लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो जीत खुले मैदान में हासिल कर रही है, वो टेबल पर हार रही है, बंद कमरों में हार रही है। पीपल्स पार्टी अगर मुआहदा करके सेनेट में अपोजिशन की सीट ले उड़ी है और धड़ल्ले से ले उड़ी है, यानी जरदारी साहब पीडीएम को मार भी रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे, तो कहने वाले ये कहते हैं कि बिसात सियासत की हो या फिर शतरंज की हो, उसका पहला असूल यह है कि उस पर चाल बेरहमी के साथ चली जाती है। बादशाह को बचाने के लिए मोहरों को पिटना पड़ता है, तो किसी मोहरे की कोई अहमियत नहीं होती, असल अहमियत बादशाह की होती है। तो इस वक्त सियासत की बिसात पर जो चालें चली जा रही हैं, इसमें जो मोहरा पिट रहा है वो अवाम है, जबकि बादशाह वो है जो अपनी अपनी सियासी जमातों को लीड करे, वो पुरसुकून बैठे चाले चल रहे हैं। लाख वजाहतें दे, लेकिन जो हो चुका है वो जाहिर है उस पर मुस्लिम लीग नून अभी गुस्से में तिलमिला रही है। एक इजलास भी हुआ है मुस्लिम लीग नून का, इसके बाद वो भी आपको बताएंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान वो अब पीडीएम बचाते फिर रहे हैं और पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट की चॉइस बनती नजर आ रही है। तो खान साहब की हुकूमत जिस बुरी तरह फ्लॉप हुई है, अगली बार उनका इलेक्शन जीतना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आता है, क्योंकि हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई और पंजाब में तो उन्हें बाकायदा मार पड़ सकती है।
तो लगता है यूं कि अब वो जगह पीपल्स पार्टी को दी जाएगी और काफ लीग को उनका हिस्सा बनाया जाएगा, जो कि 2008 से 2013 तक का सेटअप था। तो प्लान इसी किस्म का है। और पीपल पार्टी भी दो कश्तियों में पाव रखे हुए है, यानी इस्टेब्लिशमेंट को भी खुश किया जा रही है और पीडीएम के जहाज पर भी चढ़ी हुई है, और उन्हें भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ कर दिया तो पीडीएम में जोर लगा देंगे, और अगर केक में से हिस्सा मिल गया तो पीडीएम को लात मार देंगे। तो देखा जाए तो सियासत इसे कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे मुनाफकत की सियासत भी कहते हैं, क्योंकि जो सियासत किसी असूल या नजरिए के बगैर की जाए और मुआहदों की पासदारी, दावों और वादों पर अमल ना हो तो फिर वो मुनाफकत ही कहलाती है। जिस तरह पीपल पार्टी पोजीशन बदल रही है, हो सकता है उनके नजदीक वो सही हो, मगर मेरा गुमान ये है कि जो असल जाले हैं वो भी इस किस्म की सियासत को पसंद नहीं करते। तो पीपल पार्टी के सेनेट इलेक्शन में 21 वोट थे, 4 वोट उन्हें बाप पार्टी से पड़े हैं, जिसे ये कह रहे हैं कि वो आजाद ग्रुप है, 2 एएनपी और 1 जमात इस्लामी से मिला। तो ये हुई फॉर्मेशन। इसके बारे में 6 मगोइयां हो रही हैं कि अगली हुकूमत भी बंदोबस्त के तहत लाई जा सकती है और ये हुकूमत भी मखलूत होगी। तो अभी से प्लान बन रहे हैं, अभी से मनसूबाबंदी हो रही है। तो मकसद इसके पीछे एक ही नजर आता है, और मकसद ये कि मुस्लिम लीग नून का रास्ता कैसे रोका जाए, किस तरह उन्हें इख्तिदार में आने से रोका जाए। तो मुस्लिम लीग नून, जिसके पास बड़ा वोट बैंक है, अवाम की ताकत है और मकबूलियत के लिहाज से वो इस वक्त टॉप लेवल पे खड़ी है, लेकिन उनके पास मुझे भी लगता है कि सियासत की बसात पर शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ जैसे खिलाड़ियों की कमी है, क्योंकि सियासी जो खेल होता है एक मैदान में होता है और एक टेबल पे होता है। तो टेबल वाला खेल इस वक्त मुस्लिम लीग नून हार रही है, जबकि मैदान वाले खेल सारे जीत रही है। तो सियासी बसात पर इस वक्त सूरत हाल यही है कि जो बादशाह है उसे शह हो चुकी है। शह का मतलब यह कि बादशाह घेरे में आ गया और किसी भी वक्त मर सकता है, और बाजी पलटने वाले बादशाह को शह से निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बादशाह को अगर मात हो गई तो फिर ये मात बादशाह को नहीं होगी, बाजी खेलने वालों को होगी। तो खान साहब जिस बात का सबसे बड़ा क्रेडिट लेते रहे हैं वो यही था कि खान साहब को टीम बनाना आती है, और उन्होंने ऐसी टीम बनाई जिसने जाके वर्ल्ड कप जीत लिया। तो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बनाने का क्रेडिट खान साहब को दिया जाता है, लेकिन यहां जो टीम उनको मुयस्सर थी या दी गई या जो उन्होंने खुद बनाई, तो टीम बनाना तो दूर की बात है, खान साहब को यह भी समझ नहीं आ रही कि किस खिलाड़ी को किस नंबर पर खिलाना है। टीम वही है, 11वें नंबर वाले को कभी ओपनिंग करा देते हैं, कभी ओपनर को 10वें नंबर भेज देते हैं। तो खिलाड़ियों की पोजीशन बदली जा रही है। अब फिर बहुत सी वजारतें बदली जा रही हैं, शिबली फराज भी तब्दील होंगे, शेर रशीद की वजारत भी तब्दील होगी, और कई वजारतें तब्दील हो रही हैं, जिनमें पेट्रोलिंग के ऊपर अब किसी और को ले आए हैं, नदीम बाबर की जगह पे ताबिश गोहर आ गए। तो कल तक हफीज शेख का तूती बोल रहा था, उनको मोइशत को दुरुस्त सिम में डालने का क्रेडिट दिया जा रहा था, और इसी वजह से हफीज शेख को इलेक्शन में लड़ाया गया। तो सेनेट में इस्लामाबाद की सीट पर जब इलेक्शन लड़ाया गया तो जो दावे खान साहब ने किए थे वो ये थे कि हफीज शेख ने बहुत जबरदस्त काम किया है और उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को राइट ट्रैक पर डाल दिया है। अब उनके गले में महंगाई डालकर उन्हें कुर्बानी का बकरा बना दिया गया, और महंगाई के हवाले से जितनी लान तान हो रही है, जितना बुरा भला कहा जा रहा है, उस सब की डायरेक्शन हफीज शेख की तरफ मोड़ दी गई है। और हफीज शेख साहब को अब मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने ये दुरुस्त है या गलत है, लेकिन इतलात ये कि उन्हें कोरोना हो गया, यानी अब वो अगले 10-15 दिन वो मौन साधन होंगे, यानी वो कहते हैं ना चुप कर रोजा रख के बैठे होंगे, और वो कोई बेचारे रिएक्शन भी नहीं दे सकेंगे। तो बज़ाहिर ये तासुर दिया गया कि सारी महंगाई का जिम्मेदार एक ही आदमी है, और वो हफीज शेख है। मईशत की खराबी का एक ही जिम्मेदार है, वो हफीज शेख है। तो खान साहब ने खुद को बड़े आराम से साइड पर कर लिया। तो हफीज शेख के बारे में जो उनके मुखालिफिन है वो पहले भी ये समझते थे और अब भी ये समझते हैं कि ये IMF का बंदा है, मिशन पूरा होने पर बैग उठाकर चलता बनेगा। बहुत से दिफाई तजिया निगार इस किस्म की बातें कर रहे थे कुछ दिनों से, लेकिन खान साहब ने उन्हें सेनेटर बनवाकर पूरा वजीर बनाने की कोशिश की, जो खुद खान साहब के अपने लोगों ने नाकाम बना दी। तो आज हफीज शेख को उठाने से कम लोगों को एक बात की समझ आ गई होगी कि हफीज शेख हारे क्यों थे, तो उनकी हार के पीछे कौन लोग थे और अब उनको निकालने के पीछे कौन लोग हैं। क्योंकि अगर वो लोग ना हो तो फिर तब्दीली कोई नहीं आती। तो बहुत बड़ी कुव्वत है जिसने हफीज शेख को इलेक्शन में हारा। मुझे लग रहा है कि ये यूसुफ गिलानी का पीपल पार्टी का कोई कमाल नहीं था, ये कमाल उन्हीं लोगों का होता है जो हमेशा कमाल करते हैं। तो हफीज शेख ने अपनी शिकस्त पर खान साहब से मुलाकात करके खुद उन्हें मुस्तफी होने की ऑफर की थी,
मिलने गए थे अफीज से, अपनी शिकस्त से दिल बर्दाश्त थे और उन्होंने कहा कि अब मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन हाथ साहब ने उसे मंजूर नहीं किया। अब हाथ साहब का कमाल ये है कि वो किसी को रुखसत करते हैं तो फिर इज्जत के साथ रुखसत नहीं करते, उन्हें कभी बाइज्जत रुखसत होने का मौका नहीं देते। एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जितने लोगों ने खास साहब का साथ छोड़ा या खास साहब जिनको फारग किया, उनके बारे में जो कहा जाता है या सुना जाता है या जिन इल्जाम के तहत वो फारग हुए, वो बड़े बड़े इल्जाम थे। वो जो मुशीर सेहत थे डॉक्टर जफर मिर्जा, वो भी जब काम कर रहे थे तो बड़ा उनको क्रेडिट दिया जाता था, उन्होंने कोरोना पे काबू पाया और पता नहीं क्या किया और क्या किया। जब वो रुखसत हुए तो उन पर फिर वो मास्क और पता नहीं क्या बेचने का इल्जाम लगा।